अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रज़ी एहसन है एंड आई एम सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट. लॉ इज़ माय मेजर फील्ड, although we are in civil cases and rent cases as well. काफ़ी मैं कमिटीज़ में इन्वॉल्व हूँ, FKCCI की भी जो बजट बनाने में इन्वॉल्व थी पिछले 3 साल से और अभी भी इस दफ़ा भी. और जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, खुद कराची टैक्स बार के अंदर भी मैं तीनों बार का मेंबर हूँ, लेकिन कराची टैक्स बार के अंदर भी मैं शामिल हूँ. और उनकी इस दफ़ा जो रेकॉनर लिखा, जो हमारा एक रेडी अवेलेबल टूल होता है, तो वो मैंने लिखा था पूरा. तो ये मैं सिर्फ इसलिए इंट्रोडक्शन अपना करा रहा हूँ कि अभी जो बात हुई तारिक साहब से, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ. तारिक साहब ने जब मुझे कॉल किया कि जी हम एक सेमिनार करना चाहते हैं, एक प्रेजेंटेशन रखना चाहते हैं आपकी रिलेटेड टू सेक्शन 7E, तो उसके बाद ही मेरे ऑफिस आ गए. तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि ये कितने सीरियस हैं एंड ही नीड्स द बिजनेस. तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, उनकी ये अप्रोच जो थी. मेरा बल्कि ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे यहाँ जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो उस तरह से रोल आई डोंट नो क्यों नहीं प्ले कर पा रही, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. और जब डैमेज हो जाता है तो उसके बाद फिर वो रिएक्ट करते हैं. और रिएक्ट करने में भी जो उनकी अप्रोच होती है ना, वो बस एक मीर का शेर मुझे याद आ गया कि मीर भी क्या सादा हैं जिसके सबब बीमार हुए. तो हम कोशिश हमारी होती है कि हम FBR को अप्रोच करें. FBR एक रेगुलेटर है, FBR इज़ नॉट द लेजिस्लेटर. और हम कोशिश ये करते हैं कि हम चीफ कमिश्नर्स को अप्रोच करें, कमिश्नर्स को अप्रोच करें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. बजट बनने से पहले हमें रिएक्ट करना है. फॉर एग्जांपल, बजट स्ट्रेटेजिक पेपर जो है वो ऑलरेडी फ्लोट हो चुका है. अगर आप मुझसे पूछें कि अगले साल का बजट क्या है, तो मैं भी बता सकता हूँ कि इस वक्त जो टारगेट रखा है FBR ने 9,200 अरब रुपए का, वो अगले साल 10,046 अरब का है, और उसके अगले साल 12,050 अरब रुपए का है. तो वो तो 3 साल के स्ट्रेटेजिक पेपर तो ऑलरेडी फ्लोट हो चुके हैं. तो अगर हमें कहीं रिएक्ट करना है तो अभी करना है. जो बजट तय करती है गवर्नमेंट, जैसे इस दफ़ा हमारा 14.4 ट्रिलियन का बजट है. मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है. 14.4 ट्रिलियन का बजट है. उसमें हम FBR का कंट्रीब्यूशन 52% है, विच इज़ अबाउट 9,200 अरब रुपए का. अब इसमें 37% डायरेक्ट टैक्सेस हैं और बाकी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं. अब ये जो स्प्लिट है, और फिर डायरेक्ट टैक्सेस का भी 68% तो हम अलग कलेक्ट करके देते हैं थ्रू विदहोल्डिंग टैक्सेस, थ्रू ट्रांजिशनल एडवांस टैक्सेस. तो इसमें FBR का रोल मुझे तो समझ नहीं आती. 26 चीफ कमिश्नर्स है अक्रॉस पाकिस्तान, कोई 34 के करीब डायरेक्टर्स हैं इनके, 14 के करीब मेंबर्स हैं. तो एक ह्यूज टीम है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगर हम आगे भी देखें तो अब ये क्या करने जा रहे हैं, मैं उस पर बात करूँगा. सेक्शन 7E जो है वो एक्चुअली जो हमें उसने इरिटेट किया वो सेक्शन 236C की वजह से किया, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी की सेल रुक गई. और जब सेक्शन 236C की बात आती है तो हमें फॉर्म A भरना पड़ता है, रेजिडेंट जो लोग हैं, और फॉर्म B उन्होंने सर्कुलर 3 के थ्रू इंट्रोड्यूस करा दिया कि जो नॉन रेजिडेंट है वो भी भरेंगे. और उसके बाद फिर उन्होंने इसको IRS के ऊपर अपलोड कर दिया कि अब आपने बार कोड के साथ एक सर्टिफिकेट लेकर आना है. अब इसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है वो ये है कि 42 सिटीज़ के ऊपर है खाली. पंजाब एग्जेम्प्टेड है. 42 सिटीज़ में कराची मेनली जो इफेक्ट हो रहा है. तो पंजाब के बड़े शहर नहीं है कोई, पंजाब टोटल जो है ना वो कह लीजिए एक तरह से लाहौर, हाँ बड़े शहर, वो तो ठीक आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो वो सही है. उन्होंने 42 सिटीज़ का अलग से SRO इशू किया, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, और उसमें कराची पे जो अप्लाई होता है वो 345 SRO है. उसके अंदर हम फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद फिर हम एक फॉर्म भरते हैं. और अफसोस ये है कि जब ये भरते हैं, अपनी वेल्थ इंक्रीज़ करते भी हैं, तो वो डीम्ड इनकम ही है, यानी कि ख्याली इनकम, एक फिक्शन जिसे कहते हैं, फिक्शन ऑफ लॉ के डोमेन में आती है ये. तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई कि जब मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूँगा तो मैं ऑडियंस का इंटरेस्ट देखते हुए उसको बढ़ाऊँगा आगे. तो विल गो in turn, like we will discuss the section 7E and section 236 first. फिर हम उसमें देखेंगे कि जो कोर्ट के डिसीजंस आए वो क्या आए, और फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा. उसके बगैर हम इसको नहीं समझ सकेंगे. थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को हमें देखना पड़ेगा. फिर हमें डीम्ड इनकम को समझना पड़ेगा कि डीम्ड इनकम क्या है.
और उसके बाद फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो लॉ अप्लाई होता है उसमें एक्सक्लूजन्स जो हैं वो कि जिन लोगों को उन्होंने एग्जाम्पशंस दी हैं वो क्या डिस्क्रिमिनेटरी हैं या क्या है, और लेजिस्लेटर के पास क्या पावर्स हैं। क्योंकि कराची जो यानी सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन और जो लाहौर हाई कोर्ट का वो बिल्कुल एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में हम गए हुए और लाहौर ने जो है आर्टिकल 25 को जो इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न को फोकस किया और उसने कहा इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, जबकि जो सिंध हाई कोर्ट है इसने कहा कि नहीं ये इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन जो है आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो विल गो इन टर्न और फिर देखते हैं क्या होता है। अगर इंटरेस्ट हुआ तो हम इसको पूरी डिटेल में जाएंगे, वरना फिर हम इसको सुपरफिशियली भी देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी से कोशिश करें अगले बजट के लिए, क्योंकि जब डैमेज हो जाता है उस वक्त करने का इतना फ़ायदा नहीं है। अब हम सिर्फ प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव अप्रोच जो फ़र्क है ना, बस वही यहाँ पर हमारे लिए फ़र्क है। तो जैसा आप कहें, मैं आप कहते हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आखिर में आ जाता हूँ बजट बनाने के। वैसे बाय द वे मैं आपको वैसे बता दूँ, एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ, ये आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं रेज करें कि जो FBR के टैक्स मैन है ना, एक सेक्शन है 227, उसमें उन्होंने उनको कंप्लीट इम्यूनिटी दे दी है कि टैक्स ऑफिसर कुछ भी कर रहा है उसको आप चैलेंज नहीं करेंगे। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता। मैंने कंपैरिजन किया इसका UK से, USA से, बाकी जगहों से, कहीं पर भी इस तरह की वो नहीं दी। अगर किसी ऑफिसर ने भी गलती की है तो वो अंडर दी लॉ है, उसको आप चेक कर सकते हैं। मगर बहरहाल हमारे यहाँ ऐसा है और इसके ऊपर एक केस लॉ भी है और कोर्ट ने ये कहा कि उन्होंने ये कहा था कि गुड फेथ में अगर किसी ने किसी को नोटिस दिया और ये क्या, वो होता नहीं है। और FBR का अपना जो एक्ट है, FBR का जो अपना एक्ट है, उसके अंदर भी सेक्शन 13, सेक्शन 4I, 4J और 4S ये उसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। बहरहाल ये कि ये ज़रूर देखना है हमें कि हमारे यहाँ FBR के अंदर प्राइवेट लोग बैठे हुए हैं। कभी आपका मौका लगे तो आप जाके देखिएगा कि एक ऑफिसर ने अपने साथ एक टीम रख ली है जिसके पैसे वो देता है तनख्वाह, और वो उनके लिए ऑर्डर्स बना रहे थे, काम कर रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से, इस लॉ के हिसाब से, मेरा डेटा अगर कोई जो कॉन्फिडेंशियल है वो शेयर कोई कर रहा है तो मेरा कंसर्न है इस पर। ये बात मैंने बार में रेस की और आगे उसको लेके भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस वक्त प्राइवेट लोग जो बैठे हुए हैं उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो मेरी वेल्थ स्टेटमेंट देखें या मेरी कितने घर हैं, मेरी कितनी गाड़ियाँ हैं वो देखें, या मेरी इनकम क्या है ये देखें। लेकिन वहाँ पे इस तरह हो रहा है, तो इसको ज़रूर आप अपने बजट में डालिएगा आगे। तो ये इंडैमिनिटी ये दी हुई है, ये भी गलत है। आखिर में मेरा जो सजेशन है वो ये मैं पढ़ देता हूँ, फिर हम सवाल अगर कोई होता है। Our current economic paradigm is in need of a fundamental overhaul. We must move away from a reliance on heavy industry and focus instead on supporting small and medium-sized SMEs. SMEs are the backbone of economic growth, creating jobs and driving innovations. Number 2, agriculture too requires a transformation. We need to adopt scientific, mechanized, and modern farming projects to boost productivity and ensure food security. This requires mandatory training and support of landowners and farmers. 3, taxation and spending should be decentralized, allowing local communities to address these specific needs and priorities. This will empower local economies and ensure the resources are allocated effectively. Mindset shift is also essential with government departments and bureaucracy. Public servant must adopt a citizen-centric approach, treating everyone with respect and dignity. Training and sensitization programs can also foster this change in attitude. ये 4 पॉइंट है मेरे कि SMEs को करें, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री तो अब हमारी, उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आप हिस्टोरिकली देखें तो यहाँ पे मेड श्योर कर दिया गया कि आप पाकिस्तान में कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं लग सकेगी। मतलब अब ऐसे बन चुके हैं डायनामिक्स। तो SMEs ही हमारा एक हल रह गया। एग्रीकल्चर के अंदर जिस तरह हम एग्रीकल्चर चल रहे हैं, सबसे कम यील्ड है हमारी और सबसे प्रोडक्टिव लैंड है हमारी, 6 फुट तक हम फर्टाइल हैं। और मेरा एक क्लाइंट है, उसने भी बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा एरिया लेके एग्रीकल्चर पे काम शुरू किया है और उसने पाम ट्रीज लगाए, और उसका कहना यह है कि जो फॉरेन एक्सचेंज हम यहाँ दे रहे हैं इसके ऊपर कुकिंग ऑयल्स के अंदर, वो अगर नेशन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की हुई है उसने कि कितनी होनी चाहिए, तो वो उस पर काम हो रहा है। यहाँ पर चिलीज पे काम हो रहा है, ज़ाफ़रान उस पर काम हो रहा है, सफ़रॉन पे। तो बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त एग्रीकल्चर में, और वो मॉडर्न तरीके से कर रहा है।
टैक्सेशन के अंदर जैसे इस तरह होना चाहिए कि अगर कराची ने कलेक्ट किया टैक्स तो कराची पे स्पेंड हो, कराची अपने कलेक्शन का 60% 70% अपने ऊपर करे, बाकी वो फेडरेशन को दे। अभी होता ही है कि हम 98% सिंध का देते हैं और 68% नेशनल लेवल पे देते हैं, जो हमारा नेशनल एक्सचेकर है, हम पे कोई स्पेंड नहीं होता। मैं एनईडी में पढ़ाता हूँ, उसकी विजिटिंग फैकल्टी में हूँ मैं, तो मैं अपने ऑफिस से जो मेरा यहाँ पर है डिफेंस मोड पे, यहाँ से एनईडी तक जब जाता हूँ तो गड्ढे, कचरा, नालियाँ खुदी हुई, मतलब एक पैथेटिक सिचुएशन है। तो वो कहाँ जाता है पैसा? तो इसलिए ये डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। जो एरिया जितना टैक्स दे रहा है उसके अंदर से पहले उस पर खर्च करेगा, 30-40-50% एटलीस्ट कम से कम, बाकी वो फेडरेशन को दे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा ब्यूरोक्रेट है उसको पता होना चाहिए कि वो पब्लिक सर्वेंट है। तो यहाँ पर जो मैं देखता हूँ एटीट्यूड है कमिश्नर्स का भी, उनका भी, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर, ऐसा नहीं है। हम टैक्स देते हैं तो उनकी सैलरीज पे होती है। तो दैट कंक्लूड्स माय प्रेजेंटेशन। इसको मैंने कट शॉर्ट कर दिया है थोड़ा, लेकिन अगर जो आज की जो प्रोपोजिशन है वो ये 70, जो हमारे बहुत सारे लोग उसमें इंटेंशनली और अनइंटेंशनली देयर कॉस्ट नाउ, तो उसकी रेमेडी क्या होगी? और हमें उसके लिए लीगल वे फॉरवर्ड क्या होगा हमारा, और किस तरीके से इसको में आप मैनेज करें। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच इज टू बी डिस्कस्ड। ठीक, बहुत अच्छी बात इन्होंने रेज की। देखिए सेक्शन 7E पे तो अब हम, क्योंकि सब जुडिस है ना तो सुप्रीम कोर्ट में, तो अब हम डिपेंड करते हैं उसके ऊपर। दोनों कोर्ट्स ने बिल्कुल मुख्तलिफ बात की। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि ये इम्प्लीमेंट करना है तो फिर हो जाएगा, ठीक है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो जो जिस वक्त ये लॉ बन रहा था उस वक्त हम रोक लेते, नहीं रोक सके। तो अब उसके अंदर जो थोड़ा ग्रे एरिया है वो ये कि मसलन ये कि मैं इनकम अपनी जब लेके आता हूँ फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर, तो मेरी अगर वेल्थ लेट से अगर 1 करोड़ थी तो वो हो जाएगी 4 करोड़। तो अब 4 करोड़ की वेल्थ मैं अपनी वेल्थ में नहीं ले जा पा रहा, टैक्स तो मैं दे रहा हूँ। ये जो हार्डशिप्स हैं, अब मेरी बात समझ रहे कि जैसे प्रॉपर्टी आपने फेयर मार्केट वैल्यू पे निकाली, मैंने तो, मुझे तो इनहेरिटेंस में मिली थी, उस वक्त वो 60 लाख की थी, अब वो 6 करोड़ की है, तो 6 करोड़ का 1% टैक्स तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं वेल्थ में अपनी इनकम नहीं बढ़ा पा रहा, वेल्थ मेरी वहीं रुकी हुई है, तो मैं क्यों पे टैक्स दे रहा हूँ? तो ये जो डीमिंग है, और ये लेजिस्लेटर की पावर्स में भी है, इसको चैलेंज होना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि अगर हमारे एडवर्स डिसीजन आए तो हम अपील में भी जाएंगे, और अगर मुझसे आप पर्सनली पूछे ना तो सेक्शन 7E इमूवेबल प्रॉपर्टी पे इनका वो है नहीं, डोमेन ये। तो इन्होंने चूंकि बजट ऐसा बनाया और इनको वो टारगेट पूरे करने, तो कहीं ना कहीं से करने, तो आसान एवेन्यूज जो हैं वो उनको पिक करते हैं। तो या तो हम इनको सजेशन दें पहले से, जब बजट प्रपोजल जा रहे हो कि भाई आप यहाँ से कर सकते हो, आपने 9,200 अरब रुपए करने हैं ना, ये एरियाज हैं, इधर से करो, बजाय इसके कि आप कहेंगे जी आपकी प्रॉपर्टियां जो आपने इनहेरिट की हुई थी, आपने खरीदी थी। अब एक आदमी, कई दफ़ा मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे कुछ क्लाइंट है जो रिटायर हो गए, उन्होंने बहुत अच्छी ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारी, वक्त पे टैक्स देते रहे, प्रॉपर्टीज ली, रेंट पे दी हुई है, एक अपना रिटायरमेंट प्लान बनाया। तो अब जब मैं उनको कहता हूँ कि ये आपको टैक्स देना है, तो वो तो उनकी तो ये प्लान में नहीं था ना। ये मैं एक और बात बताऊँ, बैंक के प्रॉफिट में भी ये हो रहा है। सेक्शन 151 के अंदर जो बैंक का प्रॉफिट आता है, जब वो 5 मिलियन से ऊपर जाता है तो वो सेक्शन उससे निकल जाता है, 15% के टैक्स से निकल के और NTR में आ जाता है। तो इसका जवाब ये है कि सेक्शन 7E में हमें वेट एंड सी होगा कोर्ट के डिसीजन तक। अगर कोर्ट इसको इन्फोर्स कर देता है तो वी हैव नो चॉइस, हम उसको अडॉप्ट करेंगे, और उसके लिए एक अलग से उन्होंने फॉर्म बना दिया है, वो फॉर्म भरेंगे और टैक्स जमा करेंगे। और हमारा एस्टिमेट ये है कि अगर सारे लोग भी जमा करा दें इसके ऊपर टैक्स, तो कोई बहुत बड़ी कलेक्शन नहीं होगी, बहुत बड़ी कलेक्शन नहीं होगी, इसलिए कि 42 सिटीज़ पे इन्होंने लगाया। 42 सिटीज़ के अंदर जो लोग डिक्लेयर करने जाएंगे, हम कहते हैं 75 लाख लोगों ने अब इस दफ़ा NTN बना ली है, जिसमें 44 लाख लोग रिटर्न जमा करते हैं, और उसमें से आधे तो बिल पे फाइल करते हैं, यानी कि कोई टैक्स नहीं देते, तो हार्डली कोई इनको रेवेन्यू कलेक्ट होगा। बहुत ज़्यादा आपने एक बात करवाई कि जो ट्रेड बॉडीज हैं, ये चैम्बर्स हैं, वो पहले से लेजिस्लेशन के लिए कोई तैयारी नहीं करती। तो अभी मैडम निकल अवान से भी मेरी कंसल्टेशन हो रही थी आपकी इस के दौरान। जी जी। तो हमारा तो रहता है कि हम इसको प्री बजट
कमेटी बनाएंगे तो मेरी गुजारिश होगी कि आपकी अगर हमें रहनुमाई और आपका हमें टाइम मिले, आई अंडरस्टैंड कि आपकी बहुत कीमती वक्त होगा, लेकिन उसमें से अगर हमारी रहनुमाई होती जाए तो वी विल बी एबल टू फॉर्मुलेट द रिकमेंडेशंस टू बी सेंट टू द रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इसमें मैं एक ज़रा सा कमेंट देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं तारिक साहब से बड़ा इम्प्रेस हुआ जब वो ऑफिस आ गए, क्योंकि मुझे उसके बाद से मैंने समझा कि ये सीरियस है। तो यही अगर अप्रोच हो ना, तो इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था तो वहाँ भीम राव एक साहब थे जो पाकिस्तान उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते थे जो पाकिस्तान में आ गए। गांधी से उनकी अच्छी रिलेशन नहीं थे। गांधी ने कहा कि नहीं, इनको इलेक्शन लड़वाओ, अपने एक आदमी से कहा डीसीटो, इलेक्शन उनको वहां से उसने कंटेस्ट कराया और उसको असेंबली में लेके आया। उसने कहा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होना चाहिए। और उसका फायदा ये हुआ कि इंडिया ने नवंबर 1949 में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था और उसको इन्फोर्स भी कर दिया था, उसके 16 आर्टिकल्स को। और जो चाहते थे 26 जनवरी को, जो कि 30 साल से मनाते आ रहे थे, उसके बाद उस वक्त 100% इन्फोर्स कर दिया। तो अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो भी कमेटी में आप लें वो कॉम्पिटेंट लोग लें। कॉम्पिटेंट से मतलब ये कि उस फील्ड के लोग लें। अब जैसे ना, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, मैं अगर कोई मुझसे कोई इंजीनियरिंग की बात करे तो मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, या कोई ऐसी बात होगी। हमारा पॉइंट ये है, जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन आपने दी हमें, जो बहुत सी चीज़ें नहीं भी पता थी और बहुत सी चीज़ें आपने स्किप भी की, और इंशाल्लाह आपके साथ फिर एक सेशन हम जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि जो रिसर्च है आपकी और डेप्थ जाके जो आप देखते हैं चीज़ें, इससे मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ। एक ऐसे ही लाइटर मोड बोलूँगा कि आपने पाकिस्तान की जो लैंड है उसको बाइफरकेट किया कि 47% एग्रीकल्चर के पास है और 5% फॉरेस्ट के पास है। देखिए, इसराइल जो है ना, वो दुनिया का 0.1% है एरिया पॉपुलेशन की। एग्रीकल्चर में वो इतना आगे जा चुका है कि वो उसमें क्या, एग्रीकल्चर छोड़े, लाइफ सेविंग ड्रग्स ले लें। मेरे बचपन में वो जो रेड क्रॉस वाला साइन था, अब वो 2 सांप जो हजरत मूसा का जैसे वो है ना, सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स इसराइल के कंट्रोल में है। बंद कर दे तो आधे लोग तो वैसे ही मर जाएंगे जो उस पे हैं ड्रग्स। जो पॉइंट था ना तारिक साहब का, सॉरी आई हैव टू लीव एक्चुअली, आई वांट टू कंक्लूड कि जो हम एक कमेटी बना रहे हैं अपनी बजट पे, उसमें हम, आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है कि वक्त से पहले नहीं बताते हैं और फिर सर पे से पानी जब गुजर जाता है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते और फिर हम अदालतों में जाते हैं। आपसे ये गुजारिश है कुछ चीजें आप ऑब्जर्व करें और आप चाहते हैं कि ये चीजें हाईलाइट होनी चाहिए, तो आप हमारा इदारा भी आपके लिए अवेलेबल है कि हमारी तरफ से आपका कोई प्रपोजल ऐसा हो जो कि इन जनरल बिजनेस कम्युनिटी के लिए हो, सिटीजन के लिए हो, इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हो, और वो लिखना हो आगे, उस पर एक स्टैंड लेना हो या उस पर एक तहरीक चलानी हो, तो उसके लिए भी हम अवेलेबल नहीं, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। मुझे तो बहुत हमारे जो चीफ आज के गेस्ट हैं, ये हमारे लाइफ मेंबर हैं आपका कुंडली एसोसिएशन, ही इज अ लाइफ मेंबर ऑफ कुंडली एसोसिएशन, बहुत पुराने दोस्त। तो एज सच तो अब आपका तो हक बनता है कि नॉट बाय यू आर नॉट आउटसाइडर, यू आर द पार्ट ऑफ काटी, बाय वर्च्यू ऑफ यू बी द लाइफ मेंबर। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेशन करें। एंड आखिरी गुजारिश करके मैं जाना चाहूंगा कि यू कैन कंटिन्यू इस 7E और 236A पर आपने कहा कि इट इज सब जुडिस। अगर इस पे छोटा सा राइटअप अगर हमें आप दें, जब हम अपने मेंबर्स को यहाँ या मौजूद नहीं है, हम उनको सर्कुलेट कर सकें कि हमने इसके ऊपर पूरी जो रिसर्च की है उसके हिसाब से इसमें कोई आपको जो है आप तंग नहीं कर सकता, और अगर करे तो आप पार्टी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। वैसे सिंध हाई कोर्ट ने भी उस पे स्टे दे दिया है, स्टे है, तो उसका एक छोटा सा राइटअप अगर मेंबर्स को सर्कुलेट हो जाए तो हमारी ये मीटिंग फ्रूटफुल हो जाएगी कि आउटकम क्या है। 400 अरब करने तो कहाँ से करने, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में आते हो, डायरेक्ट टैक्सेशन में आते हो। मेरा सिर्फ सवाल ये था, जो अभी भी वही खड़ा है, आपने कहा था प्रेजेंटेशन में कुछ तो हल हो गया था, उसमें थोड़ी सी वजाहत कर लें कि एज काटी जो है वो हम अभी जो सेक्शन 17 लगा हुआ है उसके हवाले से जो सब्सिडी हुआ है, क्या वो कोई ट्रेड बॉडी गई है, आम टैक्स पेयर गए हुए हैं,
कौन कोई कंपनीज गई हुई है, कौन गए हैं, इसकी जरा वजाहत करें। ठीक है, मैं केस तो आपसे शेयर कर लूंगा। और केसेस करने हैं क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट्स की जो आपने बड़ी अच्छी स्लाइड मुझे अच्छी लगी कि इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू द फंडामेंटल राइट्स। और अगर आप सेक्शन 7E जब भरने जाए इनकम टैक्स रिटर्न पे, तो उसमें कोई 9 क्लॉजेस ऐसी है जिसमें सिंपली ये लिखा है कि अगर आप विडो हो मिलिट्री ऑफिसर की, अगर आप ये हो वो हो, और बाकी सब हो। उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी छोड़ दे दिए है, फेडरल उसमें और लोगों को भी छूट दे दी सिर्फ। हाँ, तो बाजार करें कि अब उस पॉइंट ही के ऊपर बेसिक रहते हुए कितना केस हमारा स्ट्रांग है। और अभी जो 7E नोटिसेस आए या ना आए, अभी तो नहीं आए, लेकिन अगर आना शुरू हो जाए उसके ऊपर हमारा क्या जवाब है? अच्छा देखिए, मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको ये कह सकता हूँ कि इस वक्त तो कोई क्रोसिव एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि सब जुडिस है ना, और आप रिप्लाई दे दें कि ये सब जुडिस है, विल कंप्लाई, वी विल अबाइड बाय द लॉ, अगर टैक्स लग जाता है तो विल पे, तो फिर वो आपके खिलाफ कोई एग्रेसिव एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि स्टेज मिल गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, सिंध हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी ना, उन्होंने कहा कि नहीं नेशनल इंटरेस्ट में जो है ना, तो ये मोरालिटी की बिल्कुल खिलाफ। ये किसी से कहना कि तुम ज़्यादा टैक्स दे दो क्योंकि ना ये कोई रीज़न नहीं है, ये उसका राइट है। और दुनिया भर में टैक्स मैनेज होता है, इसको मैनेजमेंट कहते हैं इसे, इसमें कोई टैक्स इवेजन नहीं है, कोई टैक्स चोरी नहीं है। तो 7E के अंदर अभी आप टैक्स दे देंगे, आपको वापस भी नहीं मिलेगा। जैसे जो भी टैक्स दे रहे होंगे उनको रिफंड तो नहीं मिलेगा ना इसके अंदर, जिन्होंने टैक्स जमा कर दिया। वो फाइनल भी है, पार्टी तो नहीं करना पड़ेगा, इशू यही है। पार्टी बनेंगे तो फिर आपको ये कोर्स एक्शन, क्योंकि उनकी बात बिल्कुल ये सही थी कि कंसल्टेंट्स जो है वो 2 राय रखते हैं। एक राय ये रखते हैं कि आप जमा नहीं करें, अब मुझे भी जमा ना कराना पड़ गया, उसमें एक ह्यूज अमाउंट बन गई, अब वो वापसी मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं वो तो नहीं मिलेगी, सब जुडिस है। अब वो कल नोटिस आ जाता है तो फिर वो मसला। ये जो डीमिंग इनकम होती है ना, इसके अंदर एक इसका उसूल है कि उस कॉन्टेक्स्ट में करना पड़ता है, इसमें कोई आप इन्फ्रेंस नहीं डाल सकते। तो अगर ये टैक्स लगा दिया, उन्होंने एज्यूम कर लिया कि आपकी जो 4 प्रॉपर्टी है उनमें से आपको इनकम आ रही है और वो उस हिसाब से आ रही है जो फेयर मार्केट है, और उसका आप इतना % देंगे, तो ये ना आप किसी और के साथ एडजस्ट कर सकते हैं कि अपने किसी एक्सपेंस को उसमें एडजस्ट कर लें, ना आप किसी और इनकम के साथ जैसे सैलरी के साथ ऐड कर लें, जो 5 हेड्स हैं, कहीं ऐड नहीं होगा, तो ये फिर आपका फाइनल हो जाएगा। एक और चीज उसमें हाईलाइट हुई थी जो लास्ट उसके अंदर था कि जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, जो आबाद से जो मीटिंग हुई वहाँ पर जो पेटर्न में मोहसिन शेखानी साहब से उनसे भी बात हुई, वहाँ पर वो चीफ कमिश्नर के पास गए, उनसे बात हुई, तो जो मतलब ऑफ द रिकॉर्ड जो बात उसमें थी वो ये थी कि अगर इसके ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज होती है तो वो 10 मिलियन से भी क्रॉस कर सकती है आपके ऊपर। जी यही बात है जो उन्होंने की, यही बात मुझे भी करनी थी कि हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनका कहना तो ये कि आप जमा करा दें, अगर नहीं कराएंगे तो बाद में पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी के साथ आपको जमा कराना है, वो क्रॉस ओवर भी कर सकती है टू 10 मिलियन। जी नहीं, इसको आप जरा लॉ में ऐसी कोई बात नहीं। देखिए पेनल्टी के प्रोविजंस अलग हैं, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा ना, डीम्ड इनकम एक अलग सेट ऑफ, देखिए नॉर्मल टैक्स रिजीम है, फाइनल टैक्स रिजीम है, तो जो डीमिंग का सेक्शन होता है ना, ये एक अलग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। इसके अंदर जैसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते, क्रेडिट नहीं ले सकते, तो ये फाइनल है। इसके अंदर पेनल्टी जो लगेगी वो इस तरह 10 मिलियन उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, मुझे हैरत है इस बात पे, ऐसा नहीं होगा, जबकि वो सब जुडिस है। क्योंकि आपकी रिलायंस तो ये ना कि आप कहते हैं कि ठीक है मैं बिल्कुल लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, जमा करूँगा, अगर कोर्ट का डिसीजन आ जाए अगेंस्ट एडवर्स आता है तो मैं जमा कर दूंगा। तो वैसे भी कोर्ट ने अलाउ कर दिया, वो कहता है 50% जमा कर दो, मैं कहता हूँ 50% नहीं, आप 10% भी जमा कर देंगे ना तो वो भी काफ़ी है। वैसे आप अगर वो ना भी करें तब भी वो एक्शन नहीं ले सकता। सर हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं तकरीबन 70% लोगों ने अपना रिटर्न कर दिए। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है कि अभी भी इस हॉल के अंदर 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने टाइम लिया होगा, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो आप मुझे एडवाइस दें कि आज मिसाल के तौर पर आज अगर आखिरी लास्ट डेट है तो क्या उसमें क्या करना चाहिए, यानी कि करें ना करें, भरे ना भरें। देखिए ये जो सेक्शन 7E यानी जैसे आपके ना सब जुडिस है, आप उसके अंदर सेक्शन 7E के बगैर फाइल कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? फाइल हो सकता है। फाइल बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आपने स्टे ऑर्डर के ऊपर आप फिर जमा कराएं कोर्ट रजिस्ट्रार में, ये नहीं ऐसा कुछ क्लियर लिखा हुआ है कि जी देखिए पंजाब ने, जो आपका बनता है वो आप जमा करा दें। नहीं देखिए पंजाब ने तो पंजाब में बिल्कुल नहीं जमा कराया, टीपी के भरोसे किसी ने नहीं जमा करा। कराची के अंदर भी बहुत से लोगों ने 7E जमा नहीं किया, बहुत से लोगों ने जमा साथ में किया है। अच्छा ये भी मैं बता दूं, उन लोगों ने किया जिनके पास बनता ही कुछ नहीं था, जिनके पास बनता था जो वो थे उन्होंने नहीं जमा नहीं किया। तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि एज ए लॉयर कह रहा हूँ कि अगर ऐसा केस होगा तो हम ये कह रहे हैं कि अभी तो सब जुडिस है ना, अगर कोर्ट कहेगा कि बना भर दो तो हम भर देंगे,
लेकिन अभी तो हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो उस पर कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ये दिया कि ठीक है आप 50% कर दो। अब 50% भी एक ह्यूज अमाउंट है, बहुत सी जगहों पे तो वो वही ह्यूज हो जाएगा जैसे आप कह रहे हैं। दूसरा ये भी है ना, लेकिन आबाद वाली बात मुझे क्लियर इसलिए नहीं हो रही कि आबाद पे तो लगेगा ही नहीं। नहीं वो लगेगा नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन जो कराची टैक्स बार एसोसिएशन का भी जो 7E के ऊपर हुआ था, जो मेमन प्रोफेशनल फोरम के ऊपर जब बात हुई, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, बिल्डर्स के ऊपर ये मैटर जो है अभी क्लैरिटी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। नहीं वो तो देखिए, डेजिग्नेटेड नॉन बिजनेस फाइनेंस जो है ना, वो वाजे तौर पे लिख दिया कि जो उसमें रजिस्टर्ड है उस पर तो लगता ही नहीं है। अब उसमें जो बिल्डर्स रजिस्टर्ड नहीं है, इस वजह से वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। अच्छा, फिर तो वो तो एट फॉल्ट है ना। देखिए, स्टेट एजेंट्स को तो वाजे कह दिया कि आप काम नहीं कर सकते इसके बगैर। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को भी उसमें रजिस्टर होना है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे तो वो तो एक वायलेशन कर रहे हैं ना। हाँ, तो वो रजिस्टर हो जाए तो उनको 7E से बच जाएंगे। अब ये आपने कंपैरेटिवली देखना है कि आपको किस में बेनिफिट है। अगर उसमें हो जाएगा देन मेरा ख्याल ये कि आप रिटर्न जमा कर दें, 7E को बाद में हैंडल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन मेरा है लास्ट में, एक तो आपके ने सुप्रीम कोर्ट में, आपको कितनी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको खत्म कर देगा? मैं अगर आपको सच बताऊं तो अगर इनके टारगेट्स हो रहे होंगे तो फिर तो कर देगा। फिर ये कि बड़े, देखिए कोर्ट के डिसीजन जो है ना, कई दफा चीजें उसमें बड़ी सादी आ जाती है। सेकंड सवाल इसके साथ से, अगर नहीं होता तो ये सिर्फ 42 सिटीज में एक आदमी जो सुबह पंजाब में कमालिया में रहता है, कहते रेजिडेंस वहाँ का है, ठीक है, अब उस पर तो ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ ना, और उसकी प्रॉपर्टी कराची में भी है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और उसका प्लॉट भी अच्छे है, तो वो कैसे रिटर्न लाएगा? इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, 7E जो है ना, वाजे तौर पे इन्होंने लिखा कि 30th यानी लास्ट डे, यानी जैसे बैलेंस शीट होती है ना, तो उसमें एक पॉइंट इन टाइम होता है और उस डे पे वो कैलकुलेट होती है। यानी अगर किसी का 30 जून के को एक प्रॉपर्टी है जिसमें उसका टाइटल है, तो वो उस पर ही लागू होता है। अगर उसके पास वो प्रॉपर्टी 28 को उसने बेच दी, पूरे साल थी, तो उस पर नहीं होगा। तो अगर वो कोई लाहौर में रहता है लेकिन प्रॉपर्टी जो उसके नाम पर है वो यहाँ पर है, तो वो फिर यहाँ पे मानी जाएगी। क्या माने वो टैक्स। लेकिन ये भी एक चीज और थोड़ी सी बारीक, वो एक, अगर वो RTO कराची में रजिस्टर्ड है ना, तो उसकी जुरिस्डिक्शन कराची के RTO पे आ गई, तो इसलिए उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई लाहौर में, मैं अगली बात करने वाला था वो बीच में आ गई वो बात, लाहौर RTO में कोई रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर नहीं लगेगी। इसलिए नहीं लगेगी कि उसका जो जुरिस्डिक्शन डोमेन है ना वो है उस, यानी वो रजिस्टर्ड कहाँ है। ग्रॉस का 1% ले लें, ग्रॉस वैल्यू जो फेयर मार्केट वैल्यू उसका 1% ले लें। FBR वैल्यू नहीं, जो उन्होंने 345 सेक्शन में दिए वो 1%। आपका क्या ख्याल है कि जमा करें, रिटर्न जमा करें, क्योंकि लास्ट डेट में रिटर्न तो जमा कर दें, उसका ऑफेंस ज्यादा है। ये तो सब जुडिस है, रिटर्न थोड़ी सब जुडिस है। एक चीज मैं और आपको और बता दूं, तारिक साहब, एक चीज मैं और बता दूं उनके लिए भी। आप अभी 7E को कह रहे हैं ना, एक नया सेक्शन है 146D जो लगा दिया इन्होंने, ठीक है। इनका तरीकेकार ये होता है कि हर साल ऐड कर देते हैं, मतलब कोई सेक्शन ऐड करते हैं उसे इन्फोर्स नहीं करते, 2-3 साल बाद करते हैं। 146D ये कहता है कि FBR का जो ऑफिसर है वो आपसे हर चीज मांगेगा कि आपने मोटर व्हीकल टैक्स दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, आपने प्रॉपर्टी टैक्स दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। अब प्रॉपर्टी टैक्स हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, होता कमर्शियल है, रेजिडेंशियल पे देते हैं। अगर उसके अंदर स्क्वायर फुट जितने उसको कम कर देते हैं, तो वो अब क्योंकि साइंटिफिक होती जा रही है, FBR की रिफॉर्म्स जो मैंने स्किप कर दी ना, उसमें वो AI के साथ जोड़ रहे हैं इसे। और जो अभी आया है ना IRS 2.0, इसको उन्होंने बहुत एडवांस कर दिया, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन अटैच कर दी है। इसके अंदर आप कस्टमर है, इसके अंदर बैंक्स हैं, इसके अंदर ट्रैवलिंग है, इसके अंदर सारी डेटा आता जा रहा है। तो प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर आ जाएंगी। जब प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएंगी, और मैंने कहा कि मेरा 2000 गज का घर है, तो 2000 गज के घर के अंदर कितना कंस्ट्रक्टेड हो गया, तो और मैं उसका टैक्स दे रहा हूँ प्रॉपर्टी का उस हिसाब से जो 200 गज का होता है, तो वो वहीं पे एक फ्लैग ऑन हो जाएगा और डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। तो अभी रोकना है तो 146D को रोकें, 146D को जो अभी इन्फोर्स नहीं।
send my profound regards and thank you very much for coming. Thank you.